पेटीएम कंपनी के ऊपर जो टैग लगा था चाइनीज कंपनी है, तो वो अब बदलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अब नाउ होल्ड्स 49% और 50 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट जो है DIIs, और प्रमोटर और जो पब्लिक इन्वेस्टर है उसको मिला के 50% क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब हो गया एक इंडियन कंपनी बन चुकी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर 2023 में 72.11% होल्ड करते थे, अब 49% करते हैं, यानी कि बेचा है उन्होंने। और खरीदा किसने है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने। डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैरान हो जाओगे 3.54% ओन करते थे 2 साल पहले, अब 23.08% करते। पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 24.35% से बढ़ के 2 साल में हो गया है 27%, यानी कि ज्यादातर DIIs ने खरीदा है। मेजॉरिटी इंडियन कंपनी बन चुकी है, तो इनको रेगुलेटरी कंसर्न उतने नहीं होंगे जितने पहले होते थे, क्योंकि आधे से ज्यादा बाहर के इन्वेस्टर ओन करते थे, तो रेगुलेशन में प्रॉब्लम आती थी, इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिसमैच हो जाता था। और अब बात करें फिजिक्स वाला की, तो वहां भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट देखता हुआ मिला है हमको। 263 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस आया था, वो घट के हो गया 192 करोड़ पे। कंपनी ने चैलेंज किया था तो उसको रिड्यूस कर, अभी भी 192 करोड़ पे देने हैं, पर अभी भी कंपनी बोली है कि हम एग्री फुल्ली नहीं करते और फर्दर टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं, और इसने चैलेंज किया है कोर्ट में, और केस अभी चलता ही रहेगा। और जिसके बाद मार्केट में कोई सेंटिमेंट देखने को नहीं मिला है इनके स्टॉक में, 4.5% से उल्टा बढ़े हैं, 105 में ट्रेड कर रहे हैं, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है फिजिक्स वाला की 3.2 बिलियन डॉलर की है। ये डिस्प्यूट तो चलते रहते हैं, जब कंपनी ग्रो करती है इनकम टैक्स वाले कहीं ना कहीं से उछल के पहुंच जाते हैं, इतना टैक्स दो उतना टैक्स दो, तो कंपनी को बाद में दिक्कत होती है। इसके अलावा फिजिक्स वाला एक्वायर करने वाला है स्टेक इन रोजगार विद अंकित, जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाती है बच्चों को। कितने % एक्वायर करने वाला है उसका तो कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर 400 से 500 करोड़ की ये डील होगी लगभग। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 62.26 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट 5.35 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25 में। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ 90% ऑफ स्टेक जो है कंपनी के प्रमोटर ही ओन करते हैं, अंकित कुमार जिनका नाम है, और 10% बाकी छोटी मोटी कंपनी ओन करती है, यानी कि फिजिक्स वाला अपना एम्पायर जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। अब बात करें इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की, तो मार्च में 20 बिलियन डॉलर का हो गया है। अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो 7% से गिरते हुए दिखाई दे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पर अच्छी बात यह है कि 860 बिलियन का एक्सपोर्ट हम इस साल कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ट्रेड डेफिसिट देखे पूरे साल का, तो 120 बिलियन डॉलर के करीब होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। 94 बिलियन डॉलर था लास्ट ईयर, जो कि कंसर्निंग चीज है। जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा उतना घाटा है। इंपोर्ट 6.4% से हमारा बढ़ा है गोल्ड और सिल्वर के चक्कर में। गोल्ड और सिल्वर की कीमत बढ़ी, हमको अब इंपोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा, दूसरे देश से लाते हैं हम। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक और जो IT सेक्टर की कंपनीज है उन्होंने बचा के रखा है हमें अभी तक, थैंक्स टू देम। और इंडिया के लिए एक और चीज अच्छी नहीं है, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जो कि हम 5th में थे, एक नंबर नीचे खसक गए हैं। यूके हमसे ऊपर चला गया है, और इसका जो रीजन है वो है वीक रुपीज। सबको पता है वीक रुपीज होने का कारण है, पास्ट 2-3 डेकेड की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई चल रहा है इन्फ्लेशन यूके में, अनस्टेबल है वहां का मार्केट। इंडिया स्टेबल है तब भी गिरता हुआ दिखाई दिया है, कहीं ना कहीं कंसर्निंग चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अच्छी बात यह है कि IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि 2027 तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। बनती है नहीं बनती है वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड तो देखने को मिला है इंडियन इकोनॉमी में। जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, और हालत तो एयर इंडिया की भी ठीक नहीं चल रही है। 22,000 करोड़ का लॉस करके बैठा है दिस फाइनेंशियल ईयर में। बताओ ये कोई बात होती है? 2.4 बिलियन डॉलर कम होते हैं लॉस हुआ है, और आग में घी डालने वाला काम किया है इनके CEO ने, कैम्पबेल विल्सन ने। तो कुछ समय में वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, और टर्बुलेंस देखने को मिलेगा एयर इंडिया में। और इसका जो रीजन है वो है पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया था पाकिस्तान ने, तो यूरोप और जो अमेरिका जाने वाली फ्लाइटें थी वो महंगी हो गई है। इनका असर एयर इंडिया में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और एयर इंडिया का कबाड़ा तो गवर्नमेंट ने बना ही दिया था पहले से लॉस लेके। टाटा ग्रुप के पास 75% है, सिंगापुर एयरलाइन के पास 25% स्टेक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिकवर कैसे होते हैं 22,000 करोड़। इतना लॉस से प्रॉफिट में आना तो अभी के लिए मुश्किल है। अब बात करें इंडिया की ज्वेलरी सेगमेंट की, तो मार्च में 35% से गिरता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू वॉर। 16,596 करोड़ का है जो टोटल। इंपोर्ट अगर देखें तो 16.66% से बढ़ा है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। और पूरे एंटायर ईयर की बात करें मार्च 2025 से 2026 तक, तो 3.35% से गिरा है, यानी कि ओवरऑल गिरा ही है मार्केट 3% से पूरे साल में। और इसमें से भी सबसे ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट गिरा है 48% से। सिल्वर और प्लेटिनम ज्वेलरी जो है वो बड़ा है डिमांड। ओवरऑल तो सब गिरा है, पर सिल्वर और प्लेटिनम थोड़ा प्लंज करता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि गोल्ड के अलावा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये उससे छोटी मोटी ज्वेलरी है। तो प्लेटिनम ज्वेलरी भी बहुत चल रही है आजकल, सिल्वर भी बहुत चल रहा है। और 24 कैरेट गोल्ड तो शायद ही कोई पहनता होगा, ओकेजनली पहनता है, लेने वाले भी कम हो गए अब तो। अब बात
करें अमेजोन की तो वो एक्वायर करने वाला है सैटेलाइट कंपनी है ग्लोबल स्टार, उनको 11.57 बिलियन में डील होने वाली है। ग्लोबल स्टार के करंटली 2 डजन सैटेलाइट है जो कि लोअर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और एप्पल कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। वो SOS फीचर वाला काम करते हैं और गवर्नमेंट के साथ भी प्रोवाइड करती है। ये स्टारलिंक की राइवल कंपनी है। स्टारलिंक के पास अभी भी 10,000 सैटेलाइट है ऑर्बिट में। अभी तो कोई टक्कर नहीं है फिलहाल, पर आने वाले समय में टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि अमेजोन भी बड़ी अच्छी खासी कंपनी है और अमेजोन कुछ समय से एक्टिवली एक्सपेंड कर रहा है अपना सैटेलाइट बिजनेस। 2029 तक उनका टारगेट है 3200 सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट में घुमाने का। ठीक है, तो अब बात करें विप्रो की तो उन्होंने बाय किया है अल्फानेट कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो कि है $70.8 मिलियन के। अल्फानेट जो है कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, 2001 से स्टैब्लिश है, जो कि ग्लोबल प्रेजेंस है, फोकस करती है एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर बनाने में और जो सर्विस प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। अब बात करें NSE की तो उन्होंने लूज किए हैं 35 लाख एक्टिव इन्वेस्टर दिस ईयर। 35 लाख इन्वेस्टर गायब हो गए हैं जो कि डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते थे पहले, और जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर है जीरोधा, एंजल वन और अब स्टॉक जैसे जो ब्रोकर है वहां से पुल आउट किए हैं, और बड़े बड़े जैसे शेर खान, HDFC सिक्योरिटीज वहां से भी गए हैं। और जो इसका रीजन है वो बताने की जरूरत नहीं है, जो आजकल गवर्नमेंट ज्यादा फेवर देती है रिटेल इन्वेस्टर को, तो वही रीजन है। और जो मार्केट अनस्टेबिलिटी वो तो है ही, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आजकल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेदर देन इंडियन मार्केट में। और जो कि ऐसी खबरें आती है मैनिपुलेशन वाली, तो और भी ज्यादा मूड खराब हो जाता है, तो लोग भागना ही पसंद कर रहे हैं। और प्रॉफिट तो होने से रहा, जुआ खेलने तो आते थे आधे से ज्यादा लोग। अब बात करें HDFC बैंक की तो जब से उनके चेयरमैन ने रिजाइन किया है तब से बैंक अट्रैक्टेड 17,250 करोड़ जो कि म्यूचुअल फंड ने बाय किए हैं। उनके चेयरमैन ने जब से रिजाइन दिया था उसके बाद बैंक के शेयर 17.5% से गिरे थे, जो कि म्यूचुअल फंड को अट्रैक्टिव लगे, जो कि इन्वेस्ट कर दिए 17,000 करोड़, जिसमें से ICICI म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5,073 करोड़, जिसके बाद SBI और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किए हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर ने भी अपने स्टेक कम किए थे उसके बाद 47.6% से 44.05%, और 49 म्यूचुअल फंड ने टोटल 381 करोड़ HDFC के शेयर बाय करके रखे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कुछ भी बोलो HDFC तगड़ा बैंक है। तो अब बात करें टाटा ग्रुप की तो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 1500 करोड़ इनटू टाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। जिनको नहीं बता उनको बता दूं, जो आईफोन है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके साथ पार्टनरशिप है। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो मेजर आईफोन मेकर बन गया है फॉक्सकॉन कंपनी के बाद। इन फाइनेंशियल ईयर 25 66,000 करोड़ रुपए जो है वो पुल आउट किए थे, और जो उनका लॉसेस थे 825 करोड़ से कट डाउन करके 69 करोड़ के रह गए थे, यानी कि दबा के प्रॉफिट कमाया था। अब बात करें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है 1000 मेगावाट HDFC लिंक्स इन मुंबई, जो कि 2020 ब्लैकआउट जो मुंबई में हुआ था उसके बाद इन्होंने एम किया था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मेंटेन रहनी चाहिए, रिलायबल रहनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, तारे जो बिछेंगी ओवरहेड भी बिछेंगे और अंडरग्राउंड लाइन भी बनेंगी। अब मुंबई को सुबह शाम रात दिन दोपहर सब टाइम बिजली मिलती रहेगी थैंक्स टू अडानी सॉल्यूशन। आभारी रहेंगे मुंबई वासी इनके। तो मजाक से हटके तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।